गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमें कैपिटल बजटिंग की जो आखिरी टेक्निक है आईआरआर उसके ऊपर डिस्कशन करना है। और ये टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज है, तो आपकी ना आज कंसंट्रेशन मुझे ज़्यादा चाहिए। कोशिश करना डिस्ट्रैक्शन आज की क्लास में कम हो, और अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि बड़े प्यार से आराम से हर एक बात को आपको समझाता चलूं, लेकिन कंसंट्रेशन आपकी तरफ से भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है आज की क्लास में। ठीक है, तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस पर कई एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, और ना आईआरआर को समझाने के लिए मुझे ना पहले आपके साथ कुछ और बेसिक डिस्कशन करना होगा। वो हम कुछ कंक्लूजन्स उस डिस्कशन से ड्रॉ करेंगे जो कि आईआरआर को समझने में हमें काफी हेल्प करेंगे। तो हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं? अभी मैं आईआरआर सीधे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आईआरआर को समझाने के लिए कि आप आईआरआर को बेहतर तरीके से समझ पाए, एक एग्जाम्पल की मदद से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। आइए जरा देखते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में हम ये देख पा रहे हैं कि टाइम जीरो पर हमने एक कैश आउटफ्लो किया है, मतलब हमने 1 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं, और टाइम 1 पर हमें 1/10 वापस मिल रहा है। मतलब आज 1 लाख लगा रहे हैं, 1 साल के बाद 1/10 वापस मिल रहा है टाइम 1 पर। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें तो आपको यहां दिख रहा होगा कि जो हमें यहां रिटर्न मिल रहा है वो कितना परसेंट मिल रहा है? हमें रिटर्न मिल रहा है 10% का। भाई 1 लाख लगाओगे, 1/10 वापस आएगा, तो 10% का ही रिटर्न मिला। अब मान लीजिए कि आपकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी अगर 10% की ही है, 10% का रिटर्न आ रहा है, दिख रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी 10% की अगर है, तो उस केस में हमारा एनपीवी जीरो आता है। ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एनपीवी जीरो का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न भी 0% है। एनपीवी जीरो का मतलब ये है कि जितना हमने उम्मीद की थी उतना ही मिला है। मतलब जिस रेट से हमने डिस्काउंटिंग करी है वही रेट हमें मिला है अगर एनपीवी जीरो आती है। और हम यहां पर प्रूव भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालूं तो 1,10,000 का कैश इनफ्लो है, और 1 साल का पीवीएफ अगर आप देखोगे, वैसे तो आपको भी याद ही हो गया होगा, 10% हमने कई बार यूज किया है, लेकिन फिर भी अगर हम 1/1.1 करेंगे तो वही 0.9091 आएगा। नहीं, और मैं अगर यहां पर 0.9091 से मल्टीप्लाई करूंगा, और आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1/10 को 0.9091 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए ही आएगा। और आज की बात अगर करें तो आज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही होगा। मतलब आज जो 1 लाख रुपए है उसकी कीमत 1 लाख ही होगी, इंटू 1, तो पीवीसीओ कितना हो गया? 1 लाख। और अगर आप एनपीवी निकालोगे तो पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ, एनपीवी जीरो आएगा। तो जीरो एनपीवी का क्या मतलब है? जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वही हमको मिला है। अब सपोज मैं आपसे ये कहूं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ना 10% की नहीं थी, हमारी एक्सपेक्टेशन 8% की थी। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन 8% की थी तो इसका मतलब 1 लाख का 8% अगर हम करते हैं तो 8,000 आता है। तो हमें तो 1,08,000 भी मिलता, वो भी इनफ था, पर हमें 1,8 नहीं मिल रहा। हमें कितना मिला है? हमें 1,10 मिला है। मतलब अगर हमारी रिटर्न जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है तो उस केस में एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आती है। मतलब अगर आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कंप्यूट करोगे तो कितना आएगा? 1,10,000। और अगर हम 1/1.08 करते हैं, 1/1.08 करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 0.9259, 0.9259। और 1,10,000 को अगर मैं 0.9259 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 1,01,849, 1,01,849। और पीवीसीओ तो हमारा वही 1 लाख ही रहने वाला है। तो हमारा एनपीवी इस बार देखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1,849। एनपीवी पॉजिटिव क्यों आया है? भाई उम्मीद 8% की थी, मिल 10% रहा है। हमारी उम्मीद 8 की थी, मिल 10 रहा है। उम्मीद से ज्यादा मिले तो एनपीवी पॉजिटिव ही आएगी। नहीं सर, ये बातें तो आप पहले भी बता चुके हो। हाँ जानता हूं, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन ना अब आईआरआर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। अभी हम आईआरआर से रिलेट करेंगे इन सब बातों को। सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 8 नहीं, 10 नहीं, 15% की थी।
तो 15% की तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन तभी पूरी होती जब इनफ्लो 1.15 का होता, पर इनफ्लो तो 1.10 का है। इसका मतलब इस बार अगर हम एनपीवी कंप्यूट करेंगे तो वो हमारी नेगेटिव आएगी। और पीवीसीआई अगर आप यहां पे निकालोगे 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15% की पीवीएफ से, तो 1/1.15 अगर हम करते हैं तो आप चेक कीजिए ये 0.8696 आ रहा है, और 1,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8696 से तो ये हो जाएगा 95,656। दिस इज पीवीसीआई। और ऑफ कोर्स हमारा पीवीसीओ 1 लाख है, तो एनपीवी इस बार हमारी आएगी नेगेटिव। तो 95,656 में से अगर मैं 1 लाख को माइनस करता हूं तो हमारी बताइए एनपीवी नेगेटिव कितनी आ रही है? सर 95,656 माइनस 1 लाख 4344 नेगेटिव आ रही है, 4344 की नेगेटिव आ रही है। अब ना मैं जो यहां पर आपको बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो क्या है, आप देखिए, अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 8% थी, 8 से जैसे ही आपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ाई 10 कर दी, आपके एनपीवी में गिरावट आ गई, 1849 की एनपीवी 0 हो गई। आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा दिया, 10 से 15 कर दिया, तो एनपीवी और गिर गई, मतलब नेगेटिव जोन में चले गई। मैं यहां से आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम डिस्काउंट रेट को अगर हम बढ़ाते रहते हैं, डिस्काउंट रेट अगर हम इंक्रीज करते चलते हैं, तो एनपीवी में गिरावट आती जाती है। डिस्काउंट रेट को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एनपीवी गिरती जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद ही सोचो। अगर हम 8% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एनपीवी 1849 की आ रही है, हम अगर अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देंगे, तो अगर एनपीवी भी बढ़ानी है तो इनफ्लो भी तो बढ़ाना चाहिए। अब मैं 8 का 10%, अभी 8 एक्सपेक्ट कर रहा था, अब 10 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो अगर आपको एनपीवी बढ़ानी है तो आपको इस इनफ्लो को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है। आप एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा रहे हो लेकिन इनफ्लो सेम रख रहे हो, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है एनपीवी को तो गिरना ही है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा रहे हो और इनफ्लो अभी भी सेम रख रहे हो, तो एनपीवी और गिरेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाते हो तो आप देख रहे हो ये पीवी फैक्टर लगातार गिरता जा रहा है, और क्योंकि पीवी फैक्टर लगातार गिरता जा रहा है, इस करके हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज गिरेगा तो एनपीवी को तो गिरना ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रिवर्स सोचे, रिवर्स मतलब मान लो हम अपनी एक्सपेक्टेशन कम करते जाएं, 15 से 10 कर दें, 10 से 8 कर दें, तो हमारा एनपीवी बढ़ता जाएगा। नेगेटिव से 0 होने का मतलब एनपीवी बढ़ा है, 0 से 1849 होने का मतलब और बढ़ा है, और मैं यही एक्सपेक्टेशन अगर अपना 5 कर दूं तो और बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेट जिस तरीके से बढ़ाएं एनपीवी गिरेगा, ऐसे ही डिस्काउंट रेट अगर घटाते हैं तो एनपीवी बढ़ता है। तो मैं अभी फिलहाल इस एग्जांपल से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करवाना चाहता था, मैं यहां पर फाइनली क्रक्स ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर हम डिस्काउंट रेट को इंक्रीज करते जाएंगे, अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाते जाएंगे, इनफ्लोज आउटफ्लोज अगर सेम रखते हैं, तो एनपीवी गिरता जाएगा। और अगर हम अपने डिस्काउंट रेट को अगर हम कम करते जाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन कम करते जाते हैं, तो एनपीवी बढ़ता जाएगा। तो कह सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी। डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाओ एनपीवी गिरता जाएगा, डिस्काउंट रेट गिराते जाओ एनपीवी बढ़ता जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप पहले आपको दिमाग में रखना है कि एनपीवी में और जो डिस्काउंट रेट हमने यूज किया है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। अपनी एक्सपेक्टेशन रिड्यूस करते जाओगे एनपीवी बढ़ता चला जाएगा, अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाओगे एनपीवी गिरता जाएगा, अगर इनफ्लोज आउटफ्लोज सेम रहते हैं तब। आई होप कि समझ में आपको आ गई होगी ये बात। अब ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ना, इसमें मैं पहले आपको नॉर्मल तरीके से एनपीवी निकलवाऊंगा, और उसके बाद ना मैं आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट बताऊंगा कैलकुलेटर पर। आप देखेंगे कि कितना ज्यादा वक्त हमारा बचेगा, मतलब जो एनपीवी हम टेबल बना के करें उसमें 2-4 मिनट का वक्त लगेगा, वही एनपीवी हम कैलकुलेटर में विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट कुछ ही सेकंड्स में कंप्यूट कर लेंगे। चलिए आइए पहले नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। हमारा एक कैश आउटफ्लो दे रखा है 60,000 रुपए का, डिस्काउंट रेट 10% का है, और हमें 4 इनफ्लोज दे रखे हैं। इसका मतलब हमें अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कौन सा परसेंटेज है? 10% है, और 10% के अकॉर्डिंगली बताइए कितने आएंगे। 1/1.1 अगर करते हैं,
अब तो ये हमें याद ही हो गया वैसे, 0.9091। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, 0.8264। थर्ड ईयर का हो जाएगा 0.7513 और फोर्थ ईयर का हो जाएगा 0.6830। और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल लेंगे, कैश इनफ्लोज को पीवीएफ से मल्टीप्लाई करके। ये पहला आ जाएगा 9091, दूसरे साल का 20,000 इंटू 0.8264, ये हो जाएगा 16,528। ऐसे ही तीसरे साल का 30,000 इंटू 0.7513, ये आता है 22,539। और 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.683 से, तो ये आएगा 34,150। इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो 9091 प्लस 16,528 प्लस 22,539 प्लस 34,150, 82,308 के कैश इनफ्लोज आ गए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना हो गया, 82,308। और अगर आप यहां पर एनपीवी निकालोगे तो वो कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से हम माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जो कि 60,000 होगा, और हमारा 22,308 रुपए का एनपीवी यहां पर आ जाती है। अब ये जो 22,308 हमने अभी ये टेबल की मदद से कंप्यूट किया, मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ही सेकंड्स में कंप्यूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट। वही हमें सीखना है। तो ना ये डेटा आपके सामने हो, क्योंकि ये स्क्रीन अभी आपके सामने से चली जाएगी, कैलकुलेटर आपके सामने आएगा, तो आप कनेक्ट कर पाए तो आप ना पहले या तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। और मैं अब स्क्रीन को हटा के आपके सामने लेके आ रहा हूं कैलकुलेटर, ठीक है। तो या तो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सारे के सारे उस कैलकुलेटर पे जो कैलकुलेशंस है वो समझ पाए ठीक से। देखिए जी, ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया। अब कैसे चलना है हमें, सबसे पहले कैलकुलेटर पर आप क्या करें, जो पहले साल का कैश इनफ्लो है वो लिख लीजिए 10,000। हम जब पीवीएफ निकालते तो क्या करते हैं, 1/1 प्लस आर, मतलब 1/1.1। तो यहां पे डिवाइड कीजिए 1.1 से ही, मतलब 1 प्लस आर है, 10% का रेट है, डिस्काउंट रेट है, तो 1 प्लस 0.1 डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू दबाइए और इसे मेमोरी में डाल दीजिए m प्लस। अब ध्यान रखें, बिना कुछ भी प्रेस किए सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो लिखिए। अब डिवाइड का बटन नहीं दबाना, अब 2 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2, उसके बाद इसको भी मेमोरी में ले जाइए। अब तीसरे साल का कैश इनफ्लो लिखिए 30,000, डिवाइड का बटन नहीं दबाना है, 30,000 लिखने के ठीक बाद तीसरे साल का ये इनफ्लो है तो 3 बार इक्वल टू प्रेस करना है और फिर मेमोरी में ले जाना है। फिर चौथे साल का लिखिए 50,000, 4 बार इक्वल टू प्रेस करना है, 1 2 3 4, और इसको भी मेमोरी में ले जाना है, मेमोरी रिकॉल। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 82,309, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 82,310 है। हमने कितना निकाला था, 82,308, 2 रुपए का ही फर्क है। बल्कि जो आपने ये कैलकुलेटर पे निकाला है ज्यादा एक्यूरेट है। जानते हो क्यों, क्योंकि यहां पे हमने जो अभी कैलकुलेशंस करी हैं, यहां फिर भी आपने पीवीएफ के 4 प्लेसेस लिए, कैलकुलेटर पे करने में 4 नहीं, सारे के सारे डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, फिगर्स हैं, सब आपने कंसीडर करी हैं, तो ये बल्कि ज्यादा एक्यूरेट आएगा। अच्छा ये क्या आ गया, पीवीसीआई, इसमें से माइनस कर दीजिए 60,000, 22,310 रुपए, या फिर 22,000 हमारा 308 आया था, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सर एक बार फिर से हो जाए, हाँ बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा, सबसे पहले क्या करोगे, 10,000 लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 प्लस आर मतलब 1.1 इक्वल टू m प्लस। अब ध्यान रखें, बिना कुछ भी प्रेस किए सेकंड ईयर का इनफ्लो लिखेंगे 20,000। अब डिवाइड का साइन नहीं यूज करना, अब 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, क्योंकि ये दूसरे साल का इनफ्लो है, 1 2, और उसके बाद डाल देंगे इसको मेमोरी में। फिर तीसरे साल का इनफ्लो 30,000, अब 3 बार इक्वल टू 1 2 3, और फिर मेमोरी में डाल देंगे। फिर चौथे साल का 50,000, 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4, फिर मेमोरी में डाल देंगे m प्लस, उसके बाद मेमोरी को रिकॉल करा देंगे। देख लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गया, माइनस 60,000 कर दोगे, कुछ ही सेकंड्स में आंसर आपके सामने। अब आपके सामने मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस कर दिया, और चेंज क्या किया है, बेसिकली डिस्काउंट रेट हमने बदल दिया।
अभी डिस्काउंट रेट कितना था 10, अब मैंने डिस्काउंट रेट कितना कर दिया 7%, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है, मैं आपका टाइम नहीं ज्यादा खराब करना चाह रहा, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, सीधा ही कैलकुलेट करके आपके सामने बातें रख दी है। अब आप मुझे बताइए, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम हो गई है, पहले 10 थी अब 7 हो गई है। अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, कैश इनफ्लोज अगर वही सेम हो, तो हमने क्या कहा था, एनपीवी बढ़ जाएगी। देख लो एनपीवी बढ़ रही है, पहले 22,000 कुछ थी, अब 29,000 कुछ है, 29,000 समथिंग आ रही है। एनपीवी बढ़नी थी ऑफकोर्स, क्योंकि हमारी रिटर्न कम हुआ है, रेट कम हुआ है, डिस्काउंट रेट कम होगा, एनपीवी बढ़ जाएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी। अब ना मैं आपको फिर से एक बार आखिरी बार शॉर्टकट की मदद से ये जो 29466 आया है, फटाफट कुछ सेकंड्स में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस एग्जांपल को भी नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम कैलकुलेटर पर इसको समझ पाए, रिलेट कर पाए। अब देखिएगा अपने सामने कैलकुलेटर आपके सामने, सबसे पहले क्या करना है, 10,000 लेना है, पहले साल का इनफ्लो है, किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस आर। इस बार आर क्या है 7%, मतलब 1.07 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1.07 इक्वल टू, और इसको मेमोरी में डाल देंगे, मतलब m प्लस कर देंगे। उसके बाद बिना कुछ भी प्रेस किए सेकेंड ईयर का इनफ्लो लिखेंगे, जो कि 20,000 है। अब डिवाइड का साइन नहीं दबाना है, 2 बार इक्वल टू 1 2, उसके बाद मेमोरी में ले जाएंगे। फिर तीसरे साल का इनफ्लो 30,000, अब 3 बार इक्वल टू 1 2 3, और उसके बाद मेमोरी में ले जाएंगे। अब चौथे साल 50,000 इनफ्लो है चौथा साल का, 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4, और उसके बाद मेमोरी में ले जाएंगे। फिर मेमोरी को रिकॉल एमआरसी, अब देख लीजिए वही आया 89448, और हमारा कितना है, हमारा 894489466 है। थोड़ा बहुत फर्क चलता है, ठीक है ना, मैंने कहा ना अप्रोक्सीमेशन की वजह से फर्क थोड़ा बहुत आएगा ही। तो अब हम यहां पर वापस आए, माइनस 60,000 करेंगे तो हमारी कितनी आती है, 29,448 है, हमारा 29,466 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ज्यादा एक्यूरेट है जो हमने कैलकुलेटर पे निकाली। तो मैं ये शॉर्टकट आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हम आईआरआर के वक्त ना हमें इस शॉर्टकट की बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर हम आईआरआर फटाफट निकालना चाहते हैं। तो अब से एनपीवी हम ऐसे ही निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट। हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें कोई वहां पर प्रेजेंटेशन तो देके आने नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता तो मैं कहता भाई प्रॉपर पूरी वर्किंग आपको करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन स्टिल हम फिर रिलेवेंट वर्किंग दिखाते, पहले शॉर्टकट से अपना काम काफी हद तक निकाल लेते। पर एमसीक्यू है ना अब तो हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो वैसे भी हमें कहीं प्रेजेंटेशन नहीं देके आनी है, हम चाहेंगे फटाफट ही कैलकुलेटर पर अगर आंसर निकल सके तो जल्दी निकाल लें। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं ना अब आपके साथ आईआरआर को डिस्कस करने लगा हूं कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। अब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। आपको ये एग्जांपल तो याद ही होगा जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, हाँ सर बिल्कुल याद है। आप मुझे बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में हमने कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया था। आपको कि सर 1 लाख लगाए थे, 1 10 मिल गए, इसका मतलब हमने यहां पर 10% का एक रेट ऑफ रिटर्न कमाया था, ठीक है। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, आप प्रोजेक्ट से जितना रेट ऑफ रिटर्न कमाते हो उसी को ही आईआरआर बोल देते हैं। मतलब यहां पर 3 रेट ऑफ रिटर्न थे, 8 10 15, आपने इन तीनों में से एग्जैक्टली क्या कमाया, आपने 10% कमाया, ये 10% ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। और क्योंकि ये वो रेट है जो हमने कमाया है, इसी पर अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, मतलब 10% पर अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो 0 निकल के आएगी। मेरे वर्ड्स पर फोकस करना। सबसे पहले मैंने आपसे यह कहा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमने प्रोजेक्ट से कमाया है, और अगर आप इस कमाई हुई रेट पर एनपीवी कंप्यूट करोगे तो वो 0 निकल के आएगी। अब जैसे कि ये एग्जांपल भी याद ही होगा आपको, ये डिस्काउंट रेट 7% है, इस पे एनपीवी पॉजिटिव है कि नहीं है, हाँ है सर। अच्छा, एनपीवी पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हमने कमाया तो इससे ज्यादा ही होगा, 7% से ज्यादा कमाया होगा। जैसे हमने 8% पे पॉजिटिव एनपीवी निकाली, ऊपर कमाया 10 था, मतलब 8 से ज्यादा कमाया था, ऐसे ही यहां पर हम 7% पर अगर एनपीवी निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हमारी कमाई 7 से ज्यादा ही होगी ना। वो कितनी है वही निकालना ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। मान लो मैं सपोज, मुझे नहीं पता कि इसमें आईआरआर कितना आएगा, पर मान लो 12% का आता है, तो अगर हम 12% पर एनपीवी कंप्यूट करेंगे तो वो एनपीवी 0 आएगी। मतलब जो आपने प्रोजेक्ट से रिटर्न कमाया है उस रेट ऑफ रिटर्न पर
अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे तो वो जीरो आने वाली है। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने 10% कमाया है, अब 10% पे अगर एनपीवी निकालोगे तो जीरो आएगा ना, अगर हम 10% पे एनपीवी निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब एनपीवी टेक्निक में पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये तो बता देती है कि पॉजिटिव है, मान लो आपने कोई डिस्काउंट रेट यूज किया और आपने देख लिया कि एनपीवी पॉजिटिव है, पर ये नहीं बताती कि हमने परसेंटेज टर्म्स में कितना कमाया। ये कहना हमारे लिए पॉसिबल है क्योंकि 7% पर पॉजिटिव एनपीवी आई है तो हम कह सकते हैं कि 7 से ज्यादा कमाया है, पर एक्चुअली में कमाया कितना है वो निकालना एनपीवी का दायरा नहीं है। तो आईआरआर कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने इस प्रोजेक्ट से एग्जैक्टली कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया है। अब आप जरा सोचें, आईआरआर अगर ये कहती है कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर एनपीवी 0 है, इसका मतलब वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमने प्रोजेक्ट से कमाया है, और उस पर अगर आप एनपीवी निकालोगे तो हम कह रहे हैं वो 0 आएगी। और 0 एनपीवी कब आती है, 0 एनपीवी तभी आती है जब पीवीसीआई और पीवीसीओ ये बराबर बराबर हो, तभी 0 आएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आता है, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, तो फिर वो तो 1 आएगा। आईआरआर निकलता कैसे है ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आईआरआर की बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमने प्रोजेक्ट से कमाई है, और अगर इस कमाई हुई रेट ऑफ रिटर्न पर एनपीवी निकाल दोगे, मतलब उस कमाई हुई आईआरआर को अगर आप डिस्काउंट रेट की तरह यूज करोगे तो वहां पर एनपीवी 0 आएगा, और एनपीवी 0 आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आएगा। हम बात कर चुके हैं एनपीवी और पीआई की। आईआरआर निकलता कैसे है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया है, अभी वो करना है। अगली बात कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अब जब मान लो हमने कुछ भी निकाल दिया तो अब हम क्या करें, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने पैसे बाहर से किस रेट पे उठाए हैं। आईआरआर वो रेट है जो हमने कमाई करी है। अगर मान लो हमारी कमाई 15 है और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 है, वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। मतलब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आईआरआर का डिसीजन क्राइटेरिया होता है कि हमारा आईआरआर केओ से ज्यादा होना चाहिए, आईआरआर केओ से ज्यादा होना चाहिए। देखो हर एक टेक्निक का एक डिसीजन क्राइटेरिया था ना, जैसे एआरआर का डिसीजन क्राइटेरिया क्या था, हायर एआरआर सब्जेक्ट टू मिनिमम कट ऑफ रेट, याद था। पेबैक पीरियड का डिसीजन क्राइटेरिया क्या था कि शॉर्टर पेबैक पीरियड देखते थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, पॉजिटिव एनपीवी देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 1 देखते हैं। ऐसे ही आईआरआर का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि आईआरआर वो रेट है जहां पर एनपीवी 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक नाम और भी है, ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट। क्योंकि यहां पर एनपीवी 0 होती है, इसको ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट बोलते हैं। और या फिर यह भी कह सकते हो कि जिस रेट पर हमने पैसा उठाया है, मान लो 15% पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो कम से कम हमें कितनी कमाई करनी है, 15% की। तो ये हमारी एक तरह से ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट आप कह सकते हो, पर एनपीवी 0 आती है इसलिए इसे हम ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट बोल देते हैं। और ये वर्ड जो है ना हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है, इसको अच्छे से दिमाग में रख के जाइएगा। एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट। तो 4 ऑप्शन में एक एआरआर, आईआरआर और भी 2 होंगे, आपको क्या टिक करके आना है, आईआरआर टिक करके आना। अब ये जो कंप्यूटेशन है आईआरआर की, ये सब क्या है, इसी को मुझे अब आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैं वो एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा। आईआरआर को निकालने के कई तरीके हैं। हम एनयूटी टेबल्स की मदद से भी आईआरआर को निकालने में हेल्प ले सकते हैं, टेबल्स की भी हेल्प ले सकते हैं। हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, हम 1-2 तरीके और भी लगा सकते हैं। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और आपका फटाफट आईआरआर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखें, मैं यहां पर क्योंकि सीए के बच्चों को फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं, ना ही मैं सीएस के न्यू सिलेबस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं जहां पर मैं आईआरआर के नाना प्रकार के तरीके बताऊं, क्योंकि उनको तो प्रेजेंटेशन देके आने, उनको तो लिख के आना है। मैं यहां करवा रहा हूं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरआर निकालना। हम शॉर्टकट भी यूज कर पाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। आइए जरा देखें कि आईआरआर कैसे निकालेंगे।
देखो वैसे तो आईआरआर की कंप्यूटेशन का फॉर्मूला ये है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। दिखने में लगेगा बड़ा भयानक सा फॉर्मूला है, दिखने में लग भी रहा है, लेकिन सही बताऊं ये सिंपली एक यूनिटरी मेथड है जो बचपन में हमने स्कूल में सीखा था। मैं बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करते हुए आपको आईआरआर को समझाऊंगा, ध्यान से प्लीज आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की मदद से मैं आपको आईआरआर की कंप्यूटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर्मूला वॉर्मूला अभी फिलहाल ना दिमाग में लेके आना, ना ही मैंने अभी सही बताऊं बताया है, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है। वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करते हुए, ठीक है। चाहिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दे रखी है प्रोजेक्ट की 4 लाख रुपए की, और हमें बताया है प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, ठीक है जी। कई सारे इन्फ्लोज दे रखे हैं और हमें आईआरआर कंप्यूट करने के लिए बोला है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ आईआरआर क्या होती है। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमने प्रोजेक्ट से कमाई है। आईआरआर को ही अगर हम डिस्काउंट रेट की तरह यूज करें तो एनपीवी 0 आती है, ठीक है ना। ये बातें हमें पहले बेसिक पता होनी चाहिए। अब अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है ना, तो हमें ना एक शुरुआत करने के लिए कुछ चाहिए होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में कई बार हम टेबल्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि जब प्रोफेशनल लेवल पे कभी एग्जाम्स होते थे एफएम के, तो वहां पर टेबल्स दे रखी होती थी। क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल आखिरी पेपर में टेबल होती थी, पर एमसीक्यू में तो है ही नहीं, और हमें जरूरत भी नहीं है। सही बताऊं, हम ऐसा शॉर्टकट लगाएंगे कि हमें जरूरत भी नहीं किसी टेबल की। आपको शुरुआत करने के लिए 4 ऑप्शन गिवन है। देखो हमें यह तो बताइए ना कि हमारा आईआरआर इन 4 में से ही कोई एक होगा। भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ही कोई एक आईआरआर होगा, मतलब इनमें से ही कोई एक रेट ऑफ रिटर्न हमने कमाई होगी। सबसे आसान तरीका पता है बेस्ट क्या है, कि चारों पे एनपीवी निकाल लो, जिस पे 0 आ जाए मतलब वही आईआरआर है, ठीक है। लेकिन नहीं, सीखना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ये नहीं पूछेगा, कई बार कुछ और पूछेगा, तो पता तो हो कि निकलता कैसे। अब जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से रैंडमली कोई भी एक रेट ऑफ रिटर्न पिक कर लो और उस पे पहले एनपीवी निकाल लो। कोई भी एक रेट ऑफ रिटर्न पिक कर लो। चलो ए ऑप्शन ए 10% ही पिक कर लेते हैं और उस पर एनपीवी निकाल देते हैं। एनपीवी निकाल रहा हूं मैं, किस पे निकाल रहा हूं, 10% पे निकाल रहा हूं। अब मैंने पीछे आपको शॉर्टकट बताया था एनपीवी निकालने का, वो शौकिया थोड़ी बताया था, अब यूज होगा। हम नहीं चाहते वो टेबल बना के लंबा बहुत लंबी कैलकुलेशंस करें, फटाफट शॉर्टकट के थ्रू बताओ एनपीवी 10% पे क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसे हटा रहा हूं फिलहाल, ये फ्लो दिमाग में रखिएगा। हम कैलकुलेटर सामने लेके आ रहे हैं। 89,000 पहले साल का फ्लो है, डिवाइड करेंगे 1.1 से, क्योंकि 10% है, हम 10% के रेट पे निकाल रहे हैं एनपीवी, इक्वल टू एम प्लस कर देंगे। बिना कुछ और प्रेस किए 89,000 फिर से लिखेंगे, दूसरे साल का भी इनफ्लो 89 है, 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, एम प्लस लिखेंगे। फिर तीसरे साल का इनफ्लो है 1,11,500, 1 2 3 बार इक्वल टू फिर एम प्लस। चौथे साल का भी 1,11,500 ही है, 1 2 3 4 बार इक्वल टू एम प्लस। और पांचवें साल का 1,56,500 है, 1,56,500 है, 1 2 3 4 5 एम प्लस एमआरसी। ये हमारे आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। हमारे इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है 4 लाख रुपए। 11,565 का एनपीवी आता है, 11,565 की एनपीवी आती है, हमने लिख ली। हमने कहा रैंडमली पहले कोई भी एक रेट चूज कर लो, मैंने 10 किया, आप 12 भी चूज कर सकते थे, कोई भी एक रैंडमली चूज कर लो। 10% चूज कर लिया, मान लो इसी रैंडम पर 0 एनपीवी आ जाता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको पता है फर्दर भी करने की कुछ जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, सीधा उसी को टिक कराते। क्योंकि अगर ये आईआरआर होता तो एनपीवी 0 आता, ये आईआरआर नहीं है, क्योंकि यहां पॉजिटिव एनपीवी है, और पॉजिटिव एनपीवी का मतलब यह हुआ कि हमने इससे ज्यादा ही कमाया होगा, हमने इससे ज्यादा ही कमाया होगा। पहला आपने क्या किया, कोई भी एक रैंडम रेट पे एनपीवी कंप्यूट कर लिया, पॉजिटिव एनपीवी आ गई। अब ध्यान रखना, हमें ऐसी रेट चाहिए जहां पर एनपीवी 0 हो, और 0 एनपीवी वाली जो रेट होगी वो 10% से तो ज्यादा ही होगी। पीछे हमने ये भी बात नोटिस करी कि डिस्काउंट रेट में और एनपीवी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे एनपीवी गिरती जाएगी। मैंने पीछे की सारी बातें शौकिया नहीं की थी, यूज होनी थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
हमने दो ही तो बातें डिस्कस करी, एक तो मैंने आपको एनपीवी का शॉर्टकट बताया, आईआरआर के डिस्कशन से पहले एनपीवी का शॉर्टकट बताया, और दूसरा क्या बताया था कि अगर हमारा हम डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे तो एनपीवी गिरता जाएगा। मुझे एनपीवी 0 चाहिए, इसका मतलब डिस्काउंट रेट पक्का 10 से ज्यादा ही होना चाहिए। हमने कहा ठीक है 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो अब आप क्या करो, एनपीवी निकाल दो 12% पर भी, देखो क्या आता है। आओ जरा कैलकुलेटर फिर से आपके सामने, 89,000 पहले साल का फ्लो डिवाइडेड बाय 1.12, एक बार इक्वल टू एम प्लस, 89,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, 1,11,500 एक दो तीन बार इक्वल टू एम प्लस, 1,11,500 चौथे साल में भी है, एक दो तीन चार बार इक्वल टू एम प्लस, फिर 1,56,500 एक दो तीन चार पांच बार इक्वल टू एम प्लस एमआरसी। ये आ गया हमारा 3,89,000 समथिंग का इनफ्लो और 4 लाख रुपए हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से नेगेटिव एनपीवी आ गया। मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं 10,559 10,559 नेगेटिव एनपीवी आ रहा है 10,559 का। आईआरआर निकालने के जो शुरुआती स्टेप्स है ना, उसमें हमें यही काम करना है। सबसे पहले हमें ऐसे दो रेट ढूंढने हैं जहां पर एक में पॉजिटिव एनपीवी आ जाए और एक में नेगेटिव एनपीवी आ जाए। मान लीजिए आपने पहले रैंडमली 12% पर एनपीवी निकाली होती तो आपकी नेगेटिव आती। अब आपको पॉजिटिव रेट वाली एनपीवी ढूंढनी है। 12 पे अगर नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव तो 12 के नीचे भी आएगी, 12 से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, क्योंकि एनपीवी और ज्यादा घटती जाती है अगर हम रेट बढ़ाते जाएं। तो 12 के नीचे ही फिर आएगा ना पॉजिटिव। तो अगर मान लो हमने रैंडमली पहले 12 चूज किया होता तो फिर उस केस में क्या होता, उस केस में फिर हमें नीचे के रेट पर हमें एनपीवी निकालनी, फिर 10 पे निकालते तो हमें एक ऐसा रेट मिल जाता जहां पर पॉजिटिव एनपीवी है और एक ऐसा रेट मिल जाता जहां पर नेगेटिव एनपीवी है। आईआरआर क्या होता है, ये वो रेट है जहां पर एनपीवी 0 होता है। अब आप जरा सोचिए, अगर 10 पर पॉजिटिव है 12 पर नेगेटिव है तो 0 एनपीवी जो आएगी वो 10 और 12 के बीच में ही किसी रेट पर आएगी। सोचिए लॉजिकली, 10 पर पॉजिटिव एनपीवी है 12 पर नेगेटिव एनपीवी है, तो जो 0 एनपीवी आएगी वो 10 और 12 के बीच में ही कोई रेट पर आएगी। और आप अगर देखें ध्यान से, इन चारों ऑप्शन में 10 और 12 के बीच में एक ही ऑप्शन है डी 11.05। मतलब मुझे पता है कि डी आंसर है, क्योंकि चारों ऑप्शन में और कोई है ही नहीं 10 और 12 के बीच में। भाई सी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 12% पे ही जब एनपीवी नेगेटिव आई है तो 12 के ऊपर और जाओगे तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा। अभी देखा हमने डिस्काउंट रेट और एनपीवी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं 12 के ऊपर और एनपीवी लूंगा, अपनी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दूंगा तो एनपीवी नेगेटिव और हो जाएगी, और ज्यादा नेगेटिव आएगी। चाहे आप करके देख लेना। मतलब आंसर 10 और 12 के बीच में ही है। अब देखिए आप शुरुआती स्टेप्स आईआरआर के क्या होते हैं। देखो ये आपके सामने आईआरआर के स्टेप्स है। हमने कहा पहला स्टेप, किसी भी रैंडम डिस्काउंट रेट पर आप एनपीवी निकाल दीजिए। हम एमसीक्यू पैटर्न कर रहे हैं, हमें टेबल वेबल की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, किसी भी एक रेट पे आप निकाल दो। जैसे 10 पे निकाला आपने, अगर उस रेट पर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, अब हमें एक ऐसा रेट ढूंढना है जिसपे एनपीवी नेगेटिव चाहिए, तो वो 10 के तो ऊपर ही होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर कोई एक और रेट चूज करेंगे। हमने जैसे 12 चूज करी और उस पर नेगेटिव आ गया, हमारे 2 स्टेप खत्म। मान लो आपने 10 के ऊपर 12 चूज किया होता और उस पर भी पॉजिटिव आ जाता, फिर हम और ऊपर जाते, क्योंकि नेगेटिव एनपी वाली रेट चाहिए एक। मतलब फिर हम और ऊपर निकाल के देखते, 14 पे निकाल के देखते। जब तक हमें 2 रेट ना मिल जाएं जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी हो, हमें ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। मान लीजिए हमने पहले जो रैंडम डिस्काउंट रेट लिया उस पर नेगेटिव आ जाए, फिर हमें लोअर साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो नीचे ही होगी। अगर मान लो 10 पहले हमने 12 ले लिया होता तो 12 पे नेगेटिव आता, तो 12 के नीचे जाना पड़ता 10% पे। देखो आईआरआर निकालने के जो शुरुआती स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला काम हमें यही करना है। सबसे पहले हमको
ऐसे दो रेट्स पर एनपीवी चाहिए जिसमें से एक रेट पर पॉजिटिव एनपीवी हो और एक रेट पर नेगेटिव एनपीवी हो। ऐसे क्यों? क्योंकि हमें आईआरआर ढूंढना है और आईआरआर वो रेट होता है जहां पर एनपीवी 0 होती है। अब आप जरा सोचिए, 10% पर पॉजिटिव एनपीवी आई है, 12 पर नेगेटिव आई है। अगर मैं अब 12 के ऊपर के किसी भी रेट पर एनपीवी निकालूंगा तो एनपीवी नेगेटिव और बढ़ जाएगी, और 10 से नीचे किसी भी रेट पे निकालूंगा तो एनपी पॉजिटिव और बढ़ जाएगी। आपको लगता नहीं कि जीरो एनपीवी तो 10 और 12 के बीच में ही कहीं आएगी? मैं जैसे जैसे 10% के ऊपर जाऊंगा एनपीवी गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। कोई एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा जहां पर एनपीवी पहले जीरो होगी, नेगेटिव तो बाद में होना शुरू होगी ना। पहले एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पर एनपीवी जीरो होगी। मतलब यह कि आंसर हमारा 10 और 12 के बीच में ही है। 15 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 पे ही नेगेटिव आई है, तो 15 पे ही निकालेंगे तो एनपीवी और नेगेटिव बढ़ जाएगी। -10, 5, 5, 9 से ज्यादा ही नेगेटिव आएगी, नेगेटिव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 15 तो आंसर नहीं हो सकता। मतलब मैं अभी बिना आगे कैलकुलेट किए ये बता सकता हूं कि डी ही आंसर है, क्योंकि ये 10 और 12 के बीच में। पर हमें कैलकुलेट करना सीखना है। आगे हो सकता है एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यू ना आए, कुछ और तरह के आए, तो सीखना तो पड़ेगा हमें। अब देखना, अभी सीखना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सीधा आप कहोगे ठीक है डी आंसर होगा ना, ऐसे नहीं, सीखना पड़ेगा। अब वो कैसे सीखना है आइए जरा देखें। हमने पहले 2 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए। मैंने कहा सबसे पहले क्या करो, किसी भी एक रैंडम डिस्काउंट रेट पर एनपीवी निकालो। मतलब जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें से कोई भी एक ऑप्शन पे निकाल लो। हमने 10 पे निकाला, और उस रेट पर अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो अब एक ऐसा रेट भी ढूंढो जिस पर एनपीवी नेगेटिव आ जाए। और ध्यान रखें, नेगेटिव एनपीवी 10 के ऊपर ही मिल सकती है, नीचे तो और पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर ही मिल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है ऊपर चलते हैं। हमने 12 पे निकाल दिया। मान लो 12 पर भी पॉजिटिव आ जाती तो फिर से हमें निकालना पड़ता, 14 पे निकाल के देख लेते। सर इतनी बार निकालेंगे? निकालनी पड़ेगी। और आपको क्या दिक्कत है, आपके पास तो 4 ही ऑप्शन है, उसमें से कोई आंसर होगा नहीं। और मान लो ज्यादा बार निकालनी पड़ भी रही है, आप तो शॉर्टकट की मदद से निकाल रहे हो, क्या दिक्कत है, फटाफट निकल सकता है। शॉर्टकट तो सिखाई दिया ना आपको। तो पहला काम हमारा क्या है कि हमने एक रैंडम रेट पे निकाला एनपीवी, पॉजिटिव आ गया तो ऊपर की तरफ जाए। मान लो हमने पहले 12 पे निकाला होता तो नेगेटिव आता। अब पॉजिटिव वाली चाहिए तो वो 12 के नीचे ही होगी, फिर हम नीचे की तरफ आते, 10 पर आते। पहले 2 स्टेप का हमारा क्या पर्पस है कि हमें 2 रेट चाहिए, एक ऐसी रेट जिस पर एनपीवी पॉजिटिव है और एक ऐसी रेट जिस पर एनपीवी नेगेटिव है। अगर पहली बार जो आपने एनपीवी निकाली उस पर पॉजिटिव आई तो अब ऊपर की तरफ देखो कि ऊपर वाली, क्योंकि नेगेटिव पे पहुंचना है तो ऊपर वाली किसी रेट को यूज करना पड़ेगा। और अगर आपने जो पहले रेट यूज करी उस पर नेगेटिव आ गई तो फिर आपको एनपीवी निकालनी पड़ेगी एट सम लोअर डिस्काउंट रेट। और हमें ये प्रोसेस रिपीट करते चलना है until you get lower rate at which NPV is positive and higher rate at which NPV is negative। बहुत ऑब्वियस ही बात है, लोअर रेट पे NPV पॉजिटिव होगी, हायर रेट पे NPV नेगेटिव होगी। और हमारा आंसर, क्योंकि NPV 0 चाहिए, हमारा आंसर इन दोनों के बीच में ही कहीं लाए कर रहा होगा। मतलब अब हमें यह देखना है कि 10 और 12 के बीच में ऐसी कौन सी रेट है जहां पर NPV 0 आएगी। अब ना मैं आपको फाइनली आईआरआर कंप्यूट करने सिखा रहा हूं। अब ध्यान से प्लीज सुनना, क्योंकि थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। हमने यहां पर 2 रेट्स पर एनपीवी निकाली। एक हमने निकाली 10% पर, कितनी निकाली, 11565 की एनपीवी निकाली। 10% पर 11565 की एनपीवी निकाली। फिर हमने 12% पर कंप्यूट करी, -10,559 की एनपीवी। और मैंने आपको यही बताया कि हमारा पहला काम यही है आईआर निकालने से पहले कि हमें 2 रेट्स ढूंढनी है, एक पे पॉजिटिव एनपीवी आनी चाहिए, एक पे नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वो रेट ढूंढना है जहां पर एनपीवी 0 है। और ऑफ कोर्स 0 तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही कहीं लाए करेगा। भाई आपको पॉजिटिव 11565 से नेगेटिव 10559 तक पहुंचना है तो बीच में 0 का तो सामना करना पड़ेगा, बीच में 0 तो कहीं आएगी। नंबर लाइन कभी देखी हो, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू तक पहुंचना होगा तो बीच में 0 तो कहीं मिलेगा ही ना, तो 0 तो बीच में ही होगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी परसेंटेज आपने कमाया है
उसी को तो हम आईआरआर बोल रहे हैं, क्योंकि आईआरआर क्या है, वो रेट जहां पर एनपीवी 0 है, तो हमें यही रेट तो कंप्यूट करना है। अब मैं ना यहां पर आपको सिंपलिस्टिक तरीके से समझाऊंगा, यूनिटरी मेथड जो आपने बचपन में किया है उसी की मदद से मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से प्लीज सुनना। शुरुआत में एक आध क्वेश्चन करते वक्त आपको हो सकता है थोड़ा बहुत भारीपन महसूस हो, क्योंकि हम जो यहां पर कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा दिमाग लगाएगा आपका, लेकिन एक दो के बाद आपको लगेगा अरे क्या बड़ा मजा आ रहा है, बहुत हल्का फील करेंगे, आपको दिक्कत नहीं है। ध्यान से प्लीज सुनना आप। मान लीजिए हर एक रुपया एक कदम को डिनोट करता है, और आपको अगर 11565 से -10559 तक पहुंचना हो तो आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे? सर पहले 11565 से 0 तक पहुंचने के लिए 11565 कदम चलने पड़ेंगे, फिर 0 से -10559 तक पहुंचने के लिए 10,559 कदम और चलने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए हर एक रुपया अगर एक कदम को डिनोट करता है तो कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? सर 11565 पहले 0 तक पहुंचने के लिए, फिर 10,559 और चलने पड़ेंगे, मतलब 22,124 कदम चलोगे तब जाके -10,559 तक पहुंच पाओगे। मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में चेंज कितना है। 11565 से पहले 0 पहुंचोगे, 0 से फिर आप -105, मतलब 22,124 कदम का रास्ता है। ये रास्ता अगर मुझे बताना हो तो कितने कदम का है? 22,124। ये 22,124 कदम अगर चल पड़ते हो आप, तो परसेंटेज टर्म्स में आपने कितना रास्ता तय किया है? परसेंटेज टर्म्स में आपने 2% का रास्ता तय किया है। ठीक है, अब ध्यान रखें, मुझे 11565 से -10,559 तक नहीं जाना। मेरे को कहां तक जाना? मेरी मंजिल कहां पर है? मेरी मंजिल है यहां 0 पर। मुझे एनपीवी 0 तक पहुंचना है, ये मंजिल है। क्योंकि मुझे आगे के स्टेप मुझे पूरे करने ही नहीं है, मेरे को बस 0 एनपीवी तक पहुंचा दो, यही मेरा मकसद है। तो अगर मैं 11565 से 0 एनपीवी तक पहुंचूंगा तो परसेंटेज में कितने मुझे आगे परसेंटेज देखना पड़ेगा, ये निकालना है। भाई पूरे अगर ये कदम चल पड़ोगे आप, पूरा यहां तक जाओगे तो 2% का रास्ता है। हमने कहा 2% का रास्ता तय ही नहीं करना, हमें सिर्फ 0 तक, 0 हमारी एनपीवी 0 वाली रेट निकालनी है, तो 0 तक पहुंचना है बस। अब यहां पर यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, अब ध्यान से प्लीज देखना। देखो यूनिटरी मेथड कहता है जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखो। हमें यहां पे क्या निकालना है? परसेंटेज, रेट निकालना है, आईआरआर निकालना है। हम अगर यहां पर ये ऑब्जर्व करें कि एनपीवी है और एक रेट है, 22,124 कदम चलते हैं तो 2% का रास्ता तय होता है। 22,124 कदम चलते हैं तो 2% का रास्ता तय होता है। अगर सिर्फ एक कदम चलें तो कितने परसेंट का रास्ता तय होगा? 22,124 इज इक्वल टू 2%। तो सिर्फ वन स्टेप के लिए कितना होगा? 2/22,124 अगर करते हो ना तो ये कुछ 0.00009 आता है, 0.00009% आता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, 22,000 के लिए 2%, तो 1 रुपए के लिए तो 0.00 कुछ ही होगा। मुझे लेकिन कितने कदम चलने हैं? मुझे 11565 से 0 तक पहुंचना है, तो मतलब मुझे तो सिर्फ 11565 कदम चलने हैं। अगर 1 रुपए के लिए ये परसेंट है 2/22,124, तो 11565 के लिए कितने कदम होंगे? फिर से देखो, 22,124 जो है वो इक्विवेलेंट है 2% के, 22,124 इक्विवेलेंट 2% के। तो 1 रुपए के लिए कितना परसेंट? 2/22,124। यूनिटरी मेथड कहता है 1 रुपए के लिए निकाल लिया, तो अब आपको कहां तक जाना है? आपको तो सिर्फ 0 तक ही जाना है बस। तो 11565 कदम चलने पड़ेंगे। तो 2 इंटू 11565, मैं एक दो बार ना अभी और बता दूंगा इसका लॉजिक, ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से बात आ जाए समझ में। 22,000, तो ये पता कितना आता है? ये आता है 1.045 समथिंग आ रहा है, तो 1.05% हो गया। मतलब पता क्या है, हमने ये यूनिटरी मेथड की मदद से ये रास्ता निकाल दिया। ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है ये 1.05% है। ये पूरा रास्ता 2% है, ये पूरा रास्ता 2% है। सिर्फ इतना ही रास्ता कितना है? 1.05%। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 10% पर हमारी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। हम 10 से आगे जाते जा रहे हैं, पॉजिटिव एनपीवी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है।
जीरो कब हो जाएगी? जब हम 1.05 और चल लेंगे। तो 10 में 1.05 और जोड़ दें तो कितना आंसर आता है? 11.05। यही डी आंसर भी है। आप देखिए 11.05 इज द आंसर। मतलब 11.05 वो रेट है जिसको अगर आप डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करोगे तो आपका एनपीवी जीरो आएगा। अब ये तो हुआ यूनिटरी मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला? आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? अब ध्यान से प्लीज देखिएगा। आईआरआर का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लीजिए लोअर रेट। क्या लीजिए? लोअर रेट। उसमें प्लस करो। क्या प्लस करो? एनपीवी एट लोअर रेट लो, डिवाइड करो। अभी बताऊंगा, कुछ नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया ना वही है, बस फॉर्मूला की शक्ल है। एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस इन रेट से, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। अब पहले ये बताओ, हमारे इस लिए हुए एग्जांपल में लोअर रेट क्या है? 10 और 12 में लोअर कौन सा है? सर 10 और 12 में लोअर 10 है। हमने कहा पहले 10 लिखो, प्लस ये जो फैक्टर किया ना इससे 1.05 आएगा। अब मुझे बताओ व्हाट इज एनपीवी एट लोअर रेट? सर लोअर रेट पे एनपीवी आई थी हमारी, भाई 10 और 12 में लोअर 10 है, 11565 आई थी। तो हमने कहा 11565 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 11565 माइनस एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट 12% है, 12 पे एनपीवी माइनस कुछ आई थी, माइनस 10559 इंटू डिफरेंस। 10 और 12 के जो डिफरेंस कितना है? 2 का है। अब आप चेक करिए, 10% प्लस 11565 अपॉन, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, और जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा पता है? वही जो ऊपर हमारा डिफरेंस 22,124 आएगा, देख लो आप, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप चेक करो, आपने यही तो किया था ऊपर। क्या किया था आपने कि 2% अगर 22,124 कदम है तो 11,565 कितना परसेंट होगा? आप देखो यही कर रहे हो, 2% अगर 22,124 कदम है तो 11,565 कितना होगा? और अगर आप ये चेक करोगे तो ये आ जाएगा 10% प्लस 1.05% इज इक्वल्स टू 11.05%। आईआरआर टेक्निकल है, टिपिकल है। एक आध एग्जांपल और करेंगे, बात बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखोगे ये यूनिटरी मेथड लगाया है, एनपीवी एट लोअर रेट ऊपर क्यों लिया है? क्योंकि हमें लोअर रेट से ही जीरो पर पहुंचना है, इसलिए ये लिया है एनपीवी एट लोअर रेट। नीचे एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर क्यों किया है? क्योंकि पक्का लोअर पे पॉजिटिव होगी और हायर पे नेगेटिव होगी, मुझे ये पूरा पूरा कवर करना है। तो अगर मैं ये पूरा कवर करूंगा तो एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट करूंगा तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि एनपीवी एट हायर रेट माइनस होगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब डिफरेंस इन रेट क्या है कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये 2% के लिए है, मुझे सिर्फ इतना ही रास्ता तय करना है, सिर्फ इतना ही रास्ता तय करना, तो उसके लिए कितना परसेंट चलना पड़ेगा? इसका सही आंसर है डी। मैं एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, सेम लॉजिक्स के साथ सारी बातें बोलूंगा, बहुत बढ़िया से बात समझ में आएगी, पेशेंस रखिएगा प्लीज। इसको नोट करना है, नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन में और हम लॉजिक के साथ बात कर लेंगे तो बात बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। और जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमारे है भी एग्जाम का ही, दिसंबर 2022 में आया, और जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया बड़ा भला इंसान होगा, उस बेचारे ने खुद ही आपको बता दिया पॉजिटिव एनपीवी का रेट 12% है, नेगेटिव एनपीवी का रेट 13% है। खुद ही पहला स्टेप तो उसने करके दे दिया हमें, मतलब पहले 2 स्टेप करके दे दिए, एक पॉजिटिव रेट वाली एनपीवी बता दी और एक नेगेटिव रेट वाली एनपीवी बता दी। तो हम यहां पर क्या करें, अगर हमें वही यूनिटरी मेथड लगाना हो, रेट 2 है 12%, 13%, लोअर रेट इसमें से 12 है, इस पर एनपीवी 765 है और इस पर एनपीवी माइनस 1162 है। हमें वो रेट ढूंढना है जहां पर एनपीवी 0। अब हमें पता है आंसर 12 और 13 के बीच में ही होगा, आप देखो सारे ऑप्शन 12 और 13 के बीच में ही है, तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना आना चाहिए,
क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे अगर हम कोई अपना ही शॉर्टकट लगा देंगे तो। 12 और 13 के बीच में आंसर हमें पता है। अब हमें यह पता है कि हमें जीरो एनपीवी वाला रेट ढूंढना है, जीरो एनपीवी वाला रेट ढूंढना है, क्योंकि जीरो इन दोनों के बीच में ही कहीं फॉल करेगा। और फिर मैंने आपको लॉजिकली क्या बताया, मैंने कहा देखो भाई, अगर हम 1 रुपए को एक कदम मानते हैं तो 765 पॉजिटिव फिगर से 1162 नेगेटिव फिगर तक पहुंचना हो तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? सर पहले तो 765 कदम चलने पड़ेंगे जीरो तक पहुंचने के लिए, फिर 1162 और कदम चलने पड़ेंगे माइनस 1162 तक पहुंचने के लिए। तो ये जो रास्ता है 765 प्लस से माइनस 1162 तक का, ये रास्ता 1927 कदम का है। ये रास्ता कितने कदम का है? 1927। पहले 765 कदम, फिर 1162 और, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1927। और परसेंटेज में ये रास्ता कितना परसेंट है? 1%, 12 से 13। हमने कहा भाई हमें 1927 कदम नहीं चलने, क्योंकि 1927 कदम चलोगे तो 1% का रास्ता तय हो जाएगा। हमें तो सिर्फ जीरो तक पहुंचना है। हमारी मंजिल माइनस 1162 तक नहीं है, हमारी मंजिल यहां जीरो तक है, यहां तक पहुंचना है। और इसके लिए कितना और परसेंटेज का रास्ता तय करना पड़ेगा, ये निकालना है। मैंने कहा देखो यूनिटरी मेथड लगाओ, बात खत्म करो। यूनिटरी मेथड के लिए हमने कहा भाई देखो, जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं। यहां पर एक एनपीवी है और एक रेट है, हमें रेट ही निकालना है, तो रेट को राइट हैंड साइड पे रखो। ये 1927 कदम अगर आप चलते हो तो आपका परसेंटेज में कवरेज कितना होता है? 1% का। 1927 के लिए 1%, तो 1 रुपये के लिए कितना? 1/1927%। 1 रुपये के लिए तो 1/19 to 27% होगा। हमने कहा हमें 1 के लिए भी नहीं चाहिए, हमें 765 कदम का परसेंटेज जानना है, क्योंकि हमें 765 से जीरो तक पहुंचना है। तो 765 से जीरो तक पहुंचना है, तो 1/1927 1 रुपए के लिए है, तो 765 के लिए कितना होगा? अगर आप ये कर लेते हो तो 765 डिवाइडेड बाय 1927, ये आ गया 0.3969 कुछ आ रहा है, तो 0.40% कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 765 से जीरो एनपीवी तक पहुंचते हैं, 765 का रास्ता अगर तय करते हैं, तो परसेंटेज में हमको कितना रास्ता तय करना पड़ेगा? हमें 0.4% का रास्ता तय करना पड़ेगा। ध्यान रखें, 765 से अगर माइनस 1162 तक जाते हो तो 1% का रास्ता है, लेकिन हमने कहा नहीं, इतना आगे जाना ही नहीं है, जीरो तक ही जाना है। तो जीरो तक तो जाना है, तो यहां पे 0.4 और चलना पड़ेगा। मतलब 12% पर 765 की पॉजिटिव एनपीवी है, जीरो एनपीवी तक जाएंगे तो हमें 12% से ऊपर की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। कितना ऊपर? 0.4 ऊपर और चले जाओ, मतलब 12.4% पर आपकी एनपीवी जीरो आ जाएगी। और हमने इसको यूनिटरी मेथड के सहारे से किया। हमने कहा ये पूरा 1% का रास्ता 1927 कदम है, 1927 1% है, तो 1 रुपये के लिए कितना होगा? 1/1927। हमें सिर्फ 765 कदम जाना है, तो उसके लिए कितना होगा? 1/1927 इंटू 765। तो 0.4% जो है वो हमारा एक्स्ट्रा कदम चलने पड़ेंगे। किसके ऊपर? 12 के ऊपर। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12 पे तो पॉजिटिव एनपीवी है, तो इतना, इससे तो आगे, इससे तो ज्यादा ही कमाना पड़ेगा। कितना ज्यादा कमाना पड़ेगा? 0.4 और कमाना पड़ेगा, मतलब 12.4 कमाएंगे तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। अब इसी को हमें फॉर्मूला में लिख लेना है। तो हमने कहा आईआरआर का फॉर्मूला क्या है? हमने कहा आईआरआर का फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखो लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। लोअर रेट हमारा कितना है इसमें? 12 और 13 में लोअर कौन सा होता है? 12 प्लस लोअर रेट पे एनपीवी कितनी है? 765 डिवाइडेड बाय 765
-1162। डिफरेंस इन रेट 12 और 13 के बीच में कितना है? 1। तो 12% प्लस 765 डिवाइडेड बाय 1927 ही आएगा, और ये 1। आप ये पोर्शन को देखो, ये वही है जो हमने यूनिटरी मेथड में अभी किया, ये वही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 1% के लिए 1927 कदम, तो 765 कदम के लिए कितने परसेंट, और वो कितना आएगा? 0.4। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 12%, 0.4%, हमारा IRR हो जाएगा 12.4%। दो रेट पता हो ना तो आंसर तो उन दोनों के बीच में ही है, और वो कितना है इस बार? 12.4। और ये हमारा एग्जाम MCQ है। ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा तो इसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, एक आध बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर थोड़ी भी तकलीफ हो रही है तो एक बार पूरा वीडियो वापस देख जाओ, जहां से आपको कम समझ में आना शुरू हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने शायद बहुत एलाबोरेट करके बताया है अभी भी, अभी मैं एक आध बार और रिपीट करूंगा तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में कैसे अलग है? इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको जो कैश फ्लोज दिए हैं वो हर साल के सेम दिए हैं, और अगर कैश फ्लोज हर साल के सेम होते हैं तो वहां पर आपको पता है एनपीवी निकालना और आसान है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप पिछला सारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 120 की है और 5 सालों के कैश इनफ्लोज 40,000 ईच है। हमें IRR निकालनी पड़ेगी। अब पहला काम तो क्या है कि किसी भी रैंडम रेट पे आप IRR निकाल दो, और आपको रैंडम रेट के लिए सोचना नहीं है क्योंकि आपका MCQ पैटर्न है। इन चार में से कोई भी एक रेट पकड़ लो। सर 22% ही ले लेते। अगर आप 22% लेते हो और उस पे एनपीवी निकाल देते हो तो वो कैसे निकलेगी? सर देखो PVCO जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, वो तो 1,20,000 है, तो ठीक है। और PVCI कैसे लोगे? सर हर साल के कैश इनफ्लो 40,000 है, तो हम सम ऑफ पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सम ऑफ पीवी फैक्टर कैसे आता है आपको याद है ना? 1 डिवाइडेड बाय 22% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.22, 1 2 3 4 5 साल 5 बार इक्वल टू, और उसके बाद प्रेस कर दोगे GT। 2.8636 आता है, 2.8636 आता है। और अब आप PVCI निकाल दीजिए। 40,000 को 2.8636 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे आ गए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज से कम है, तो ये तो नेगेटिव एनपीवी वाली रेट आ गई हमारे पास, माइनस 1,20,000 माइनस 5456, नेगेटिव एनपीवी आ गई। अब आप मुझे बताइए, नेगेटिव एनपीवी आ गई, अब आपको एक पॉजिटिव रेट वाली एनपीवी ढूंढनी है, पॉजिटिव एनपीवी वाली रेट ढूंढनी है। नीचे डिस्काउंटिंग करोगे कि ऊपर करोगे? सर 22 के और ऊपर करेंगे तो ये तो नेगेटिव और बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। इन चार ऑप्शन में से देख लो, 19 पे निकाल लो। अब आप राउंड फिगर है, 19 पे निकाल लो। 22 पे निकाल दिया, 19 पे निकाल दो, तो एनपीवी एट 19% निकाल देते हैं आप। दो रेट चाहिए, ऐसा रेट जिस पर पॉजिटिव एनपीवी, ऐसा रेट जिस पर नेगेटिव एनपीवी। पहले जो रेट यूज किया अगर उस पर नेगेटिव आ जाए तो फिर लोअर रेट यूज करो ताकि पॉजिटिव एनपीवी वाली रेट ढूंढ सको, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी वाली जो रेट है वो नीचे ही मिलेगी, ऊपर तो और नेगेटिव बढ़ जाएगा। PVCO वही सेम, और PVCI 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से सम ऑफ पी फैक्टर से। आइए कैसे निकालोगे? 1/1.19, 19% है, 1 2 3 4 5 ग्रैंड टोटल, ये आता है 3.0576, 3.0576 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, 1,22,304 आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव एनपीवी आ गई, तो एनपीवी कितनी आ जाएगी? 1,22,304 माइनस 1,20,000, 2,304।
अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि हमारा आंसर 19 और 22 के बीच में कहीं लाए करेगा। 19 पे पॉजिटिव है, 22 पे नेगेटिव है, तो जीरो तो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा ना, जीरो एनपीवी। और 19 और 22 के बीच में जो आंसर दिख रहा है मुझे, वो डी दिख रहा है। इसका मतलब हम जानते हैं 19.86 ही आंसर आएगा, 17.85 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 19 पे पॉजिटिव है तो 17 पॉइंट मतलब 19 से कम पे तो पॉजिटिव और बढ़ेगा ना, जीरो की तरफ थोड़ी जाएंगे। जीरो की तरफ जाना है तो 19 से ऊपर ही जाना पड़ेगा और 22 से नीचे रहना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में 19.86 ही है। एक बार लास्ट बार यूनिटरी मेथड करके दिखा देता हूं। देखो भाई, दो रेट्स है, एक है 19 और एक है 22। 19 पर एनपीवी आई है 2304, 22 पे एनपीवी आई है -5456। हमें जीरो की चाहिए, तो ये गैप कितना है? 2304 प्लस 5456, ये गैप है 7760। और ये गैप कितना है? ये गैप 3% का है। फिर से वही यूनिटरी मेथड, एनपीवी रेट 7760 का जो गैप है ये 3% के बराबर है। तो ₹1 के लिए कितना परसेंट होगा? 3/7760। लेकिन हमें तो कहां तक जाना है? हमारा जो मंजिल है वो जीरो तक ही है, हमें तो यहां तक जाना है बस, मतलब 2304 कदम चलना है। तो 3/7760 ₹1 का परसेंटेज है, तो 2304 के लिए कितना परसेंट होगा? 3/3 डिवाइडेड बाय 7760, ये आता है कुछ 0.89%। 0.89%। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 7760 कदम चलते हैं तो 3% का रास्ता तय होता है, पर मुझे इतना चलना ही नहीं है, मेरी मंजिल तो जीरो पे आ जाएगी। तो 2304 से जीरो तक जाने के लिए हमें कितना परसेंट रास्ता तय करना पड़ेगा? 0.89। तो 19 के ऊपर कितना और? 0.89। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 19.89%। देख लो 86 है, अप्रोक्सीमेट तो वही है ना भाई, अप्रोक्सीमेट तो वही है, नियरेस्ट आंसर तो वही है। 0.03 का इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जो ये डिफरेंस इन रेट्स है ना 3, ये 2 कर दोगे तो और नियरेस्ट आ जाएगा, 1 कर दोगे और नियरेस्ट आ जाएगा, इसको 3 की जगह 5 का डिफरेंस दे दोगे तो और ज्यादा दूर चले जाएगा। हमें नियरेस्ट आंसर टिक करके आना है, तो नियरेस्ट इसके कितना होगा? 19.86 होगा। तो हम लेकिन ये यूनिटरी मेथड थोड़ी लगाएंगे, हमारा तो तरीका क्या है? हमारा तरीका तो आईआरआर का क्या है? फॉर्मूला बताओ भाई। सर लोअर रेट लेंगे, एनपीवी एट लोअर रेट लेंगे, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, डिफरेंस रेट्स। लोअर रेट कितना है इसमें? सर लोअर रेट 19 और 22 में 19 है, प्लस लोअर रेट पे एनपीवी कितना है? सर 19 पे लोअर रेट पे मतलब है एनपीवी हमारा 2304, 2304 माइनस हायर रेट पे एनपीवी कितना है? -5456, और डिफरेंस इस बार कितना है? 3। और ये पूरा सॉल्व कर लोगे अगर आप, देखो थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर कर लेते हो ना आप, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत है इसमें। 19.89% आ रहा है और हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट तो यही है। ठीक है, 19.89 के नियरेस्ट यही आंसर है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 दिसंबर 2022 का है। फिर से दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में आईआरआर पर 2 क्वेश्चन आए, एक मैं करवा चुका, दूसरा ये रहा। प्रोजेक्ट का आउटले बता रखा है 14,100 का,
एनुअल कैश फ्लोज दे रखे हैं 4500 ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स, मतलब हर साल के एनुअल कैश इनफ्लो सेम है 4500 ईच, 4 साल के लिए आएंगे। इस बार बेचारे ने आईआरआर नहीं पूछा, पूछा क्या है, बताओ हमारे प्रोजेक्ट का आईआरआर इन दो में से किस रेट्स के बीच में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रैंडमली किसी भी एक रेट पर निकालना है, उस पर पॉजिटिव आए, मान लो उस पर पॉजिटिव आए तो ऊपर की रेट पे एक और बार निकाल लो, नेगेटिव आए तो फिर देख लो। मतलब आप क्या करो, किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ लो पहले। सपोज बताओ भाई किस पे निकालें, सर पहले ऐसा करते हैं 10 11 12 13 14 11 पे निकाल लेते हैं, मर्जी है आपकी किसी पे निकालो, मैं कह रहा हूं मान लो मैंने 11 पे निकाला, तो एनपीवी एट 11%, पीवीसीओ 14,100, पीवीसीआई 4500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 साल के पीवीएफ के सम से, तो 1/1.11 1 2 3 4 जीटी 3.1024, 4500 को 3.1024 से मल्टीप्लाई करो, $13,961। अरे तो एनपीवी नेगेटिव आ गया, एनपीवी नेगेटिव आ गया भाई, 13,961 माइनस 14,100 माइनस 139, एनपीवी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर 11 से तो नीचे ही होगा अब, क्योंकि 11 के ऊपर अगर और रेट यूज करोगे तो वहां तो नेगेटिव एनपीवी बढ़ जाएगा। इससे ये तो क्लियर होता है हमारा कि जो हमारा आंसर है वो किसी भी हालत में डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 के ऊपर दोनों ऑप्शन में और नेगेटिव बढ़ जाएगा। इवन बी भी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 और 13 के बीच में नहीं, 11 से नीचे ही है। इवन सी भी नहीं हो सकता। एक ही आपने निकाला, मैंने कहा आंसर आ गया सामने। क्यों आंसर आ गया? क्योंकि 11 और 12 के, अरे भाई 11 और 12 के बीच में हो नहीं सकता, 11 से नीचे ही होगा। अब जो भी होगा आप चेक कर लो, एनपीवी 10% निकाल लो, पीवीसीओ, पीवीसीआई 4500। आइए जी 10% के 4 साल के पीवीएफ निकालो, 1 2 3 4 जीटी 3.1699, 3.1699। 4500 को 3.1699 से मल्टीप्लाई करो, 4500 इंटू 3.1699, 14,265। एनपीवी हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई? 165 की एनपीवी आ रही है, 165 पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर 10 और 11 के बीच में लाई करेगा। मान लो मुझे आईआरआर निकालनी हो, तो आईआरआर क्या होगा? पहले लोअर रेट, 10 और 12 11 में लोअर क्या है? 10 है, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 165 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट का कितना है? माइनस 139। डिफरेंस इन रेट, 10 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। आईआरआर मांगा नहीं, हमारा आंसर आ चुका है, पर मैंने कहा ठीक है निकाल भी देते, क्या प्रॉब्लम है। 165 प्लस 139 304, 165 अपॉन 304 प्लस 10, 10.54% का आईआरआर है, 10.54% का। एग्जामिनेशन एमसीक्यू है ये भी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। पर आपने एक बात चेक की, आपने सिर्फ एक ही निकाला, पहले 11 पे निकाला रैंडमली, और उसी से पता लग गया आंसर क्या है। क्योंकि 11 नेगेटिव आया, इसका मतलब 12 पे 13 पे 14 पे तो नेगेटिव और बढ़ेगा ना, तो इसलिए बी सी डी में से तो कोई भी आंसर नहीं होता, 11 से नीचे आंसर होगा, और 11 से नीचे एक ही रेट दे रखी है 10, और 10 और 11 के बीच में आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। आइए अब देखिए एग्जाम एमसीक्यूज क्या मस्त बढ़िया रखे। इफ द कट ऑफ रेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लोअर देन आईआरआर, बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहता है रिजेक्ट मारो प्रपोजल को, लोअर वर्ड देखते ही रिजेक्ट मारने के लिए बोलता है बच्चा।
प्लीज कोशिश करें, ध्यान से सुने। कट ऑफ रेट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लोअर देन आईआरआर। कट ऑफ रेट मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा है 12, जो कि कह रहा है लोअर है आईआरआर से। मान लो आईआरआर 15 है, कट ऑफ रेट लोअर है आईआरआर से, इसका मतलब आईआरआर ज्यादा है ना। कट ऑफ रेट अगर कम है तो इसका मतलब आईआरआर ज्यादा है। आईआरआर मतलब वो मैंने कमाया है। अगर मैंने कमाया ज्यादा है या फिर मेरी कॉस्ट कम है, इट्स बेटर ना, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बच्चा ना आगे पीछे के शब्द नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है, लोअर वर्ड पढ़ता है और समझता है लोअर। ऐसे कैसे, रिजेक्ट मारो प्रपोजल को, ऐसे थोड़ी होता। लेकिन कट ऑफ रेट इज लोअर, और कट ऑफ रेट तो लोअर होनी चाहिए, आईआरआर शुड बी हायर। अगर कट ऑफ रेट लोअर है तो आईआरआर ज्यादा ही होगा। तो वी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ये जून 2021 का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, जून 2021 में एक और क्वेश्चन आया, और अब आपकी इतनी तो समझ डेवलप हो ही गई है कि आप ये बता सके कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए पहली स्टेटमेंट पढ़ें। कह रहा है इफ एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव की बात कर रहा है। कह रहा है पीआई विल बी नेगेटिव। पहले तो ये जो बात कर रहा है वही लॉजिकल है। आपको याद हो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी था। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो वहां पर आता है ना जहां पर हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कुछ प्लस माइनस थोड़ी डिवाइड कर रहे थे, किसको, पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ। अगर हमारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी तो वो मोर देन 1 आएगा, कम होगी पीवीसीओ से तो लेस देन 1 आएगा, बराबर होगी तो 1 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का क्राइटेरिया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए नहीं था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इलॉजिकल है, मतलब इनकरेक्ट है। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। उसने कौन सी स्टेटमेंट मांगी है, करेक्ट स्टेटमेंट मांगी है। अगर आप देखें ध्यान से ना, आपको वैसे सी आंसर दिख रहा होगा। इफ पीआई ऑफ अ प्रोजेक्ट इज लेस देन 1, पीआई लेस देन 1 कब होता है, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कम हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, इनफ्लोज कम आउटफ्लोज ज्यादा, तो वहां पर एनपीवी नेगेटिव आएगा। सी वैसे करेक्ट आंसर है। आओ बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, पहले डी पढ़ लेते हैं। इफ द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट मतलब जितना हमारा कॉस्ट है उससे ज्यादा अगर हमारा आईआरआर है, तो उस केस में कह रहा है पीआई विल बी लेस देन 1। अरे कैसे हो सकता है, डिस्काउंट रेट से ज्यादा अगर हमारा आईआरआर है, इसका मतलब वहां तो एनपीवी पॉजिटिव आई होगी और पीआई मोर देन 1 होगा, तो पीआई विल बी लेस देन 1। ये बात बकवास कर रहा है। एनपीवी विल बी ग्रेटर, हाँ एनपीवी तो पॉजिटिव होगी लेकिन पीआई भी ग्रेटर देन 1 होगी ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। और बी में कहता है इफ द प्रोजेक्ट ऑफ द आईआरआर इज 0%, मतलब हमने रिटर्न कुछ कमाया ही नहीं, तो उस केस में एनपीवी तो नेगेटिव होना चाहिए। कह रहा है एनपीवी क्या होगा, 0, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो भी जून 2021 का ही क्वेश्चन है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा। कह रहा फॉर अ प्रोजेक्ट द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर किसी का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज सेम है, मतलब एनपीवी 0 है। पीआई 1 का मतलब एनपीवी 0 है। और एनपीवी 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी रेट हमने डिस्काउंट रेट यूज करी है, हमने एग्जैक्टली उतना ही कमाया है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। अगर एनपीवी 0 है या पीआई 1 है, इसका मतलब जो डिस्काउंट रेट हमने यूज करी है हमने एग्जैक्टली वही कमाया है। और अगर हमने डिस्काउंट रेट जितना ही कमाया है, इसका मतलब वही आईआरआर है। मतलब डिस्काउंट रेट ही यहां पर क्या हो जाएगा, आईआरआर हो जाएगा। हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मान लो एनपीवी 0 निकालते हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट रेट है हमने वही कमाया है, इसका मतलब वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईआरआर विल बी इक्वल टू डिस्काउंट रेट। देखिए आज की क्लास थोड़ी हैवी थी, और क्यों, क्योंकि आईआरआर टेक्निक ऑफ कोर्स सारी टेक्निक्स में सबसे हैवी टेक्निक है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। हालांकि मैंने कोशिश करी कि आपको बड़े आराम से प्यार से लॉजिक के साथ सारी बातें बताई ताकि आपको आईआरआर टेक्निक समझ में आ गई हो। लेकिन स्टिल मैं इस पे तो आपका जरूर फीडबैक चाहूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आईआरआर टेक्निक आपको ठीक से समझ में आई है कि नहीं आई है। और अगर आप इस वीडियो को अगली वीडियो को अपलोड होने से पहले देख रहे हैं तो मुझे आप मेरे को मैसेज करके भी लिख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस नीडेड है, तो मैं ज़रूर इस पर और भी प्रैक्टिस करवा दूंगा अगर लगा मुझे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। और अगर समझ में आ गई है बात तो मुझे प्लीज़ वो भी बताइएगा।
हालांकि आईआरआर को लेकर अभी हमें कुछ और बातें थोड़ी बहुत करनी है जो हम अगली क्लास में आते ही करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने डिस्कशन को, जो कैपिटल बजटिंग का जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह आप वीडियोस को तो लाइक कर ही देते होंगे। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।